सीआरटी बुक। इसमें हम शुरू के कुछ कंटेंट्स पार्ट कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने ये पता किया था, हमें ये पता चला था कि इंटरनल सोर्स वो सोर्स होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसी भी एक वैकेंट पोजीशन को जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उसको फिल करते हैं तो वो इंटरनल सोर्स होता है, जिसमें से एक ट्रांसफ़र है और एक प्रमोशन है। दो मेथड से होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अ वैकेंट पोजीशन इज़ फिल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। इसका मतलब कोई भी वैकेंसी जो खाली है, कोई भी पोजीशन जो कंपनी में खाली है, वो एक्सटर्नली हम फिल करते हैं। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से के बाहर से, मार्केट से हम उसको फिल करते हैं, बाहर से फिल करते हैं, राइट, एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल सोर्स में क्या थे? प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, और जो सोर्सेज आपके बाहर के हैं उनको एक्सटर्नल सोर्सेज कहते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहिए या एट फैक्ट्री गेट कहिए। कई इंडस्ट्रीज़, कई कंपनीज़, कई फैक्ट्रीज़ के बाहर आपने देखा होगा सुबह के टाइम पे लोगों की कुछ भीड़ जैसी लगी रहती है। वो होता क्या है कि कंपनीज़ वालों को जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे छोटे पोजीशन में आपके जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड टाइप के वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली बेसिस के काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कंपनी क्या करती है, गेट के बाहर, फैक्ट्री के गेट के बाहर, इंडस्ट्री के गेट के बाहर जो उनका नोटिस बोर्ड है उसमें रिक्वायरमेंट लिख देती है, उसमें रिक्वायरमेंट मेंशन कर देती है कि हमको सपोज़ करके आपका लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमको कैजुअल लेबर्स चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग के इतने आदमी चाहिए, हमको वेल्डर्स जो वेल्डिंग करते हैं वो इतने आदमी चाहिए, हमको इलेक्ट्रीशियन इतने चाहिए। और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्वायरमेंट जनरली जो होती है वो अनस्किल्ड लेबर मतलब वो लेबर जिनके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है। जनरली लोडिंग अनलोडिंग, सामान को इधर से उधर शिफ्ट करना, इधर से उधर चढ़ाना, इस तरह के कामों में ये वर्कर्स काम आते हैं। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फैक्ट्री गेट पर ही होता है, डेली के हिसाब से जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जिन लोगों को आज रखा है उनको पूरे 1 महीने तक चलाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। 15 दिन चलाना है या 2 महीने चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो रिक्वायरमेंट आपकी 5 दिन में ख़त्म हो जाती है तो 5 दिन में उन लोगों को फ्री कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। 10 दिन में होती है 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पे होते हैं एज पर द करेंट पोजीशन ऑफ द वर्क। काम जिस तरीके का है, जितने दिन का है, उतने हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं डेली बेसिस पे। शाम को उनको उनका पैसा मिल जाता है, अगले दिन अगर ज़रूरत होती है तो उनको बुला लेते हैं, अगर ज़रूरत नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम, राइट। तो ये एक तरीका होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, जिसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड टाइप के या कैजुअल वर्कर्स या डेली बेसिस के जो लेबर्स होते हैं वो रखे जाते हैं। दूसरा होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि कोई पोजीशन अगर आपकी कंपनी में खाली है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पोजीशन खाली है, स्पेशली मिडिल लेवल और मैनेजरियल लेवल पे, तो उसमें क्या होता है कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री के पास अपना एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस होने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना, तो उस वेबसाइट पे आपको अलग अलग आपको हेडिंग्स दिखाई देती हैं कि कंपनी अबाउट, कंपनी के बारे में लिखा होता है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, कंपनी के सर्विसेज के बारे में लिखा होता है, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। उसके साथ साथ एक हेडिंग होती है कैरियर। कैरियर का मतलब कि अगर आप उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी आदमी कंपनी को देख के, कंपनी के वर्क कल्चर को देख के ये समझ लेता है, एक पोटेंशियल जो एम्प्लॉई है, कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, तो मैं इस कंपनी में काम कर सकता हूँ, क्योंकि उसने उसकी प्रोडक्ट देख ली, उसकी सर्विसेज देख ली, तो उसको आइडिया लग गया कि इस कंपनी में मैं एडजस्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, इस कंपनी की मैं ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं उस कंपनी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ तो हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी एक एप्लीकेशन लगा देते हैं, अपना बायोडाटा उस कंपनी को भेज देते हैं कि इन केस फ्यूचर में अगर उस कंपनी को
कैंडिडेट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमको कॉल कीजिए, क्योंकि हमारा ये बायोडाटा है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, ये हमारी एक्सपीरियंस है। वहाँ पे जगह खाली नहीं थी, बट फिर भी भेज दिया, रख दिया। तो वो क्या हुआ, कंपनी का अपना एक डेटा बैंक तैयार हो गया। इसके अलावा कई बार कंपनी पोजीशन निकालती है, वैकेंसी निकालती है, तो उसमें कई एप्लीकेशंस आती हैं, कई बायोडाटास आते हैं, कई सीवीज आते हैं। तो वो सारा उनकी कंपनी के डेटाबेस में इकट्ठा रहता है, राइट। अब जैसे सपोज करके किसी कंपनी को एक मैनेजर चाहिए जिस पे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, राइट। तो उसने वैकेंसी फ्लोट कर दी। अब किसी ने उनकी साइट चेक की और उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसने अप्लाई कर दिया। या कोई एक बंदा जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसने अप्लाई कर दिया। 3 और 10 साल वाले ने भी अप्लाई किया, 5 साल वाले ने भी अप्लाई किया। कंपनी ने क्या किया, जो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 5 साल के एक्सपीरियंस मैनेजर की थी, तो वो 10 साल वाले को भी नहीं रख सकती, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा होंगी, वो बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाएगा, उस लेवल का आदमी नहीं चाहिए। ना 3 साल वाले को रखा, क्योंकि वो कम एक्सपीरियंस का आदमी है। तो उनने क्या किया, 5 साल वाले आदमी को रख लिया। लेकिन 3 साल वाला और 10 साल वाले का जो बायोडाटा था वो कंपनी में आ चुका है, तो उसको डेटा बैंक में संभाल के रख दिया। इन फ्यूचर कभी अगर उनको लोअर लेवल के मैनेजर की ज़रूरत है जिसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो 3 साल वाले को कॉल करेंगे। अब उनका जो भी प्रोसीजर है, वो इंटरव्यू प्रोसीजर है उस सब के लिए। अब वो सेलेक्ट होता है नहीं होता है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट उनका डेटाबेस से वो उस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेंगे। या उनको किसी सीनियर पोस्ट पे आदमी की ज़रूरत है जहाँ पे 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो 10 साल वाले ने जो अप्लाई किया था वो उनके डेटाबेस में पड़ा हुआ है। उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो उनको कॉल करेंगे और चाहेंगे कि वो उस कंपनी में आके इंटरव्यू वगैरह दे आपका। तो ये जो कैजुअल कॉलर्स होते हैं, ये वो कॉलर्स का डेटाबेस रिकॉर्ड होता है जो हर कंपनी के पास अपने एचआर डिपार्टमेंट में होता है। एडवर्टाइजमेंट, अब जब वैकेंसीज़ होती हैं तो वैकेंसीज़ एक्सटर्नल सोर्स में एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जनरली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो गई, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ टाइप के न्यूज़पेपर हैं, डेली न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं। इसके अलावा जो बिज़नेस मैगजीन्स हैं, जो बिज़नेस मैगजीन्स छपती हैं, उनमें भी ऐड आते हैं। तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। इसके अलावा कंपनी आपका इंटरनेट का भी सहारा लेती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, राइट। तो इन जगहों पे एडवर्टाइजमेंट देख के वो पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि आइए और हमारी कंपनी में अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, ताकि हम आपको अपने पैरामीटर्स में चेक करके आपको रिक्रूट कर सकें। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली जो होता है वो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को की जब ज़रूरत होती है तो कंपनी जनरली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को प्रेफर करती है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जब आदमी के पास जॉब नहीं होता तब तो वो अप्लाई करता है, तब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन जब जॉब लग जाता है तो पता नहीं चलता उसका जॉब लगा है या नहीं लगा है। तो कई बार वहाँ से जो डेटा मिलता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो इनसफिशिएंट रहता है, मतलब एकदम 100% करेक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सहारा लेती हैं सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। प्लेसमेंट एजेंसीज़ एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, प्लेसमेंट एजेंसीज़ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो हैं जनरली वो एक्सिक्यूटिव लेवल, मिडिल लेवल के लोगों को और आपके सीनियर लेवल के लोगों को हायर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज़ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वो एजेंसीज़ होती हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है उन कैंडिडेट्स का जो इन सर्च ऑफ जॉब हैं, जो जिनको नौकरी की ज़रूरत है या जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनको नहीं पता होता कि किन किन कंपनीज़ और किन किन फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में पोजीशंस खाली हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना नाम प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स में रजिस्टर्ड करा देते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट और प्लेसमेंट एजेंसीज़ के पास दोनों डेटा होता है। वो डेटा भी होता है जिन कंपनीज़ को लोगों की ज़रूरत है, और वो डेटा भी होता है जो हमारे इम्प्लॉयज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं। तो उन दोनों को मिलाने का काम करती है प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और ये चार्जेबल बेस पे होता है। प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है ये चार्जेबल बेसिस पे है, ये लोग अपनी सर्विसेज का पैसा क्लेम करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट होता है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इस तरह की जो प्रोफेशनल डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इस टाइप की जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से
फ्रेश टैलेंट के सर्च में कंपनीज विजिट करती हैं। जैसे कि एमबीए का कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ एमबीए की डिग्री दी जा रही है, एमबीए की पढ़ाई हो रही है, तो साल ख़त्म होने से पहले या साल ख़त्म होने के टाइम पे कंपनीज जाती हैं, कई कंपनीज जाती हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, बच्चों के इंटरव्यूज़ लेती हैं और बच्चों को ऑन कैंपस रिक्रूट करती हैं। ऑन कैंपस का मतलब वो मतलब कैंडिडेट्स मतलब बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अप्लाई कंपनी में नहीं करते हैं, बल्कि कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में विजिट करती हैं और वहाँ से पोटेंशियल जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके काम के अनुसार, उनके प्रोफाइल के अनुसार कौन से बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपने यहाँ रिक्रूट कर लेती है। इससे क्या होता है, इसमें जनरली उन कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है, उन वैकेंसीज़ को फिल किया जाता है जहाँ पे हमें फ्रेश ब्लड, फ्रेश टैलेंट, विदाउट एक्सपीरियंस, एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट में जनरली वो लोग होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, राइट। एम्प्लॉयज़ रेफरल जो है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक्सटर्नल सोर्स है एक कंपनी की वैकेंट पोजीशन को भरने का। एम्प्लॉय रेफरल का मतलब ये होता है कि जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी को रेफ़र करता है, जैसे मैं मान लीजिए किसी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और मेरी ओवरऑल जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मेरे रिजल्ट्स हैं, जो मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी और ओवरऑल जो इमेज है कंपनी में वो अच्छी है, राइट। अब मुझे पता चलता है कि कोई एक असिस्टेंट मैनेजर की एक पोजीशन किसी जगह पर खाली है, तो मैं एचआर डिपार्टमेंट में जाऊंगा और उनको ये बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मैं किसी को जानता हूँ या मेरा कोई फ्रेंड है जो वो क्वालिफ़िकेशन, वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपर्टाइज़ रखता है जो आपको ज़रूरत है उस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ, तो आप प्लीज़ उसको कंसिडर कीजिए। तो एचआर डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ठीक है, वो आपका अगर फ्रेंड है और उसके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपर्टाइज़ है जो हमको चाहिए, तो आप उसको बोलिए कि वो हमारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करे। तो उसको वो कंपनी वाले कंसिडर करते हैं, फिर उनका जो भी पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर में उसको वो करते हैं, उसको नापते हैं, तोलते हैं और सूट करता है तो उसको रखते हैं। एम्प्लॉय रेफरल इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें एक तरह से किसी कंपनी के एक ऑलरेडी काम करते हुए ट्रस्टेड, अच्छी इमेज, अच्छी पर्सनैलिटी वाले मैनेजर ने क्योंकि दूसरे आदमी को रिकमेंड किया है, तो क्योंकि उसको उस बात का प्रेफरेंस मिलता है कि अगर ये बंदा इस कंपनी के लिए इतना फ्रूटफुल है, इतना अच्छा है, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है, इतनी अच्छी इमेज उसने कंपनी में क्रिएट कर रखी है, तो वो जो बंदे को रेफ़र करेगा वो बंदा गलत नहीं होगा, वो बंदा ठीक होगा जी। तो वो एक तरह से गारंटी टाइप की मिल जाती है। तो कंपनी ऐसे रेफरल केसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है इन कंपैरिजन टू ओपन मार्केट से फ्रेश बंदे को उठाने के। लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो जनरली अनस्किल्ड लेबर्स या सेमी स्किल्ड लेबर्स, वर्कर्स की सप्लाई करते हैं कंपनी में। वो ठेकेदार जो कंपनी में दो तरह के जनरली एम्प्लॉयज़ होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़। परमानेंट एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो डायरेक्टली पेरोल्स पे होते हैं कंपनी के, और टेम्परेरी वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ को रखने का कारण ये होता है कि कई कंपनीज़ में काम इस तरीके से होता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग है। हमें ये पता चला कि आज हमारे यहाँ 10 गाड़ियाँ बाहर से आने वाली हैं और 25 गाड़ियाँ हमारी आज बाहर जाने वाली हैं, हमको ये पता चला। अब उसकी लोडिंग अनलोडिंग, सामान की शिफ्टिंग के लिए हमें वर्कफोर्स चाहिए। वो वर्कफोर्स हम हमेशा तो परमानेंट रख नहीं सकते क्योंकि डेली इतनी गाड़ियाँ निकलेंगी ऐसा श्योर नहीं है। कभी हो सकता है कम गाड़ियाँ आए जाएँ, कभी हो सकता है गाड़ियाँ ज़्यादा आए जाएँ, तो उस हिसाब से वर्कफोर्स की ज़रूरत कम और ज़्यादा बनी रहती है। तो कम और ज़्यादा बनी वाली स्थिति में हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें ज़्यादा लोग ज़रूरत होती है तो ज़्यादा लोग उससे ले लेते हैं, और जब कम लोगों की ज़रूरत होती है तो कम लोग हम उससे ले लेते हैं। हम डायरेक्ट पेमेंट लेबर का नहीं करते, हम पेमेंट इस कंडीशन में लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं। उसने जितने आदमी सप्लाई किए हैं पर वर्कर पर लेबर के हिसाब से एक रेट फ्रीज होता है, एक रेट तय होता है एज पर कंपनीज एक्ट। वो रेट तय होता है, उस रेट के हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं। उस लेबर, उस वर्कर को पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर करता है, कंपनी नहीं करती, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है, राइट। एडवर्टाइजमेंट और टेलीविज़न, ये भी एक तरीका है। सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव, सीनियर लेवल पे बैठे हुए मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, उनको ढूंढने का तरीका है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविज़न्स में भी चलते हैं, आपके न्यूज़ चैनल्स में चलते हैं, और वो जो आपके गवर्नमेंट ओन टेलीविज़न्स हैं उनमें चलते हैं, उनमें भी ये ऐड आते हैं जनरली सीनियर लेवल पे। इसके अलावा आता है आपका वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आपका क्या हो गया? वेब पब्लिशिंग हो गया कि आजकल कई ऐसी साइट्स हैं जो टिपिकली
नौकरी पर ही बेस्ड हैं, जॉब पर ही बेस्ड हैं, रिक्रूटमेंट बेस ही हैं। जैसे आपने कई साइट्स का नाम सुना होगा, naukri.com है, monster.com है, टाइम्स जॉब करके एक साइट है, आपका लिंक्डइन करके है। तो ये जो साइट्स हैं ये टिपिकली आपकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों आके इंटरेक्ट होते हैं। यानी कि जिन कंपनीज़ को अपनी वैकेंसी फिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इन वेब पब्लिशिंग हाउसेस में सबमिट कर देती हैं, और जिन कैंडिडेट्स को जॉब की सर्च है या नया जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं वो अब अपना बायोडाटा और अपनी एप्लीकेशन वहाँ सबमिट कर देते हैं। तो दोनों का इंटरेक्शन हो जाता है वहाँ पे जिसकी जो ज़रूरत फुलफ़िल हो रही है एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को उठा लेता है। ये एक बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है आज की तारीख में। इससे काफ़ी पोजीशंस भरी जाती हैं, जनरली मैनेजरियल, मिडिल लेवल एंड एक्सिक्यूटिव लेवल के लिए, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फ़ायदे क्या हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सबसे बड़े फ़ायदे हैं कि इसमें हमें क्वालिफाइड पर्सन मिलता है। क्वालिफाइड पर्सन मिलता है मतलब पढ़ा लिखा पर्सन मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपर्टाइज वाला मिलता है। वाइड चॉइस है। वाइड चॉइस होने की वजह से हमें क्या मिलता है? क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि हमारे पास चॉइस बहुत बड़ी होती है एक्सटर्नल सोर्सेज से, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स, हर तरह का एक्सपीरियंस, हर तरह का एक्सपर्टाइज, हर तरह की क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। उस वाइड चॉइस में से आपको एक क्वालिफाइड पर्सन का चुनाव करना है जो आपके पैरामीटर्स पे खरा उतरता हो, जो आपके कंपनी के टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स और गोल को एक्सेप्ट करता हो और उसमें सही से ढल सकता हो आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग। उसको आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। आपको एक बहुत बड़ी वाइड चॉइस मिल जाती है एक अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाने के लिए। फ्रेश टैलेंट आपको मिल जाता है, यानी कि नया टैलेंट आपको मिल जाता है। आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसमें नया कैलिबर होता है, नए क्रिएटिविटी होती है, नए इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। नया टैलेंट का मतलब, फ्रेश टैलेंट का मतलब नया टैलेंट, मतलब बाहर से आप आदमी उठाएंगे तो आपको नई एक्सपर्टाइज मिलेगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नया आदमी मिलेगा। उसका मोटिवेशन लेवल अलग होगा, उसकी एनर्जी अलग होगी, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपने एक फ्रेश टैलेंट को हायर किया। एक्सटर्नल सोर्स का एक एडवांटेज ये भी कि हमको नया टैलेंट मिलता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, इसमें क्या होती है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब हुआ जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं और जो नए एम्प्लॉई आए हैं उनके बीच में एक तरह से कॉम्पिटिशन टाइप का क्रिएट होता है। हर आदमी अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। पुराना आदमी ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ। नए आदमी के साथ वैसी चैलेंज होता है कि जिस पोजीशन में मुझे रखा गया, मुझे कंपनी को साबित करना है कि उन्होंने जो मुझे चूज़ किया है वो गलत चूज़ नहीं किया है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। पुराने ये सोच के ज़्यादा मेहनत करते हैं कि नया वाला आगे ना निकल जाए। नए वाले को अपने सर्वाइवल और अपने को जो चुना गया है उसको साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है। तो इस कंपटीशन का अल्टीमेट फ़ायदा किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है। क्यों? कंपनी को जो आपको रिजल्ट्स हैं वो रिज़ल्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं एम्प्लॉइज़ इस कंपटीशन की वजह से। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स की लिमिटेशन क्या है? डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जहाँ कंपटीशन की स्पीड बढ़ती है उसके साथ साथ डिससेटिस्फैक्शन भी पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हायरार्की है, उस हायरार्की में सबसे ऊपर रीजनल मैनेजर है, उसके नीचे एरिया सेल्स मैनेजर है, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। अब एक मैनेजर को काम करते करते, अपने आप को प्रूव करते करते 5-6 साल हो गए। अब उसका प्रमोशन का टाइम आ गया। अब ही इज़ लुकिंग कि अब मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं अब इस लायक हो गया हूँ कि एज पर कंपनी नॉर्म्स, एज पर कंपनी पॉलिसीज़, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, आई एम बेस्ट सूटेड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ एरिया सेल्स मैनेजर। और बाई चांस की बात है कि उसी समय एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट जो है वो वैकेंट हो जाती है। वो एरिया सेल्स मैनेजर जो इस समय है वो रिज़ाइन करके चला जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, वो जगह खाली हो गई। तो जो पुराना वाला है वो एक्सपेक्ट करता है, जो मैनेजर है वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे प्रमोट करके एरिया सेल्स मैनेजर बना दिया जाएगा। जबकि कंपनी क्या डिसाइड करती है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से नया आदमी रख लेते हैं एरिया सेल्स मैनेजर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुराना आदमी है जो प्रमोशन अपना एक्सपेक्ट कर रहा था उसका प्रमोशन रुक गया। क्यों? क्योंकि वो जो जगह खाली हुई थी उस पर एक्सटर्नल सोर्स से आदमी आ गया। तो इस तरह के कुछ क्लैशेस, कुछ डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ में पैदा
होते हैं, लेंदी प्रोसेस। एक्सटर्नल सोर्स से एक एम्प्लॉय को हायर करना अपने आप में एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले आप एडवर्टाइजमेंट दीजिए, फिर सर्च कीजिए, फिर आपके पास बायोडाटा आएंगे, फिर आप उसकी स्क्रीनिंग कीजिए, स्क्रूटनी कीजिए, फिर आप पूरा जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है पूरे प्रोसेस को वो कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए, फिर उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर आपका ओरिएंटेशन है, प्लेसमेंट है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पोजीशन वैकेंट पड़ी है उसकी वजह से जो पोजीशन खाली पड़ी हुई है वो एक कंट्रोलिंग पोजीशन है, और उसके नहीं होने से, खाली होने से आपके काम में, आपकी हायरार्की में इम्पेक्ट आता है। तो ये एक अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय को एक जगह को भरने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो वेब पब्लिशिंग हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ले रहे हैं, आप कैंपस से जाके ले रहे हैं, आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से आदमी को ले रहे हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर में भी क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी अपना बीच का मार्जिन बनाता है, राइट। वेब पब्लिशिंग वाला भी आपसे चार्ज करेगा, कंपनी से चार्ज करता है कि भाई वो डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अपने सर्विस चार्जेस होते हैं। एडवर्टाइजिंग जिन न्यूज़पेपर, जिन बिजनेस मैगजीन्स में आप करते हैं, वहाँ पर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। जो प्रोसेस लेंदी है वो तो अपने आप में है ही है, साथ में ये प्रोसेस कॉस्टली भी हो गया, आपका टाइम भी जाता है, आपकी एनर्जी भी जाती है, और साथ में आपका पैसा भी जाता है। तो ये हमारे हो गए एक्सटर्नल सोर्स के लिमिटेशंस। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।